गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का चल रहा है, जिसमें आपने 8 क्वेश्चन करनी है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करवाने जा रहा हूँ। देखिए, 13 से आगे से करने से पहले आपको कुछ बातों का पता हो। अभी तक आप लोगों ने एसेट और लायबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में भी बना के बताया था। आज आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बैलेंस शीट हमारी एक पर्टिकुलर डेट को तैयार की जाती है, जो कि साल का लास्ट दिन होता है। इसमें मैं आपको 2-4 बातें बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत, नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये हमारे बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, इसे आप अपने हाथ से भी बना करके देख लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो आपने शुरू के क्वेश्चन करे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कैपिटल प्लस लायबिलिटी शो करते हैं, और राइट हैंड साइड को हम लोग एसेट शो करते हैं। मैं एक बार आपको सभी एसेट्स के नाम बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपने एसेट्स में कैश बैलेंस के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में, डेटर के बारे में, स्टॉक के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में, बिल रिसीवेबल के बारे में, ये सब पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी मालूम है कि ये सारा का सारा आपका जो है एसेट करंट एसेट है। और अगर मैं नॉन करंट एसेट की बात करता हूँ, तो जिसमें सबसे पहले नॉन करंट या फिक्स एसेट आ जाती है हमारी। नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट, जिसमें आपके नाम आते हैं प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड। और अगर इंटेंजिबल्स की बात करता हूँ, यहाँ एक और लिख लेते हैं पहले, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करता हूँ, तो गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सारी आपकी एसेट्स थी। और अगर बात करता हूँ लायबिलिटी की, तो सबसे पहले आपका कैपिटल, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये आपकी कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करते हैं तो बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिबेंचर्स। ये हमारी सारी की सारी क्या होती हैं, लायबिलिटी होती हैं। इसमें आप एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हालांकि लायबिलिटी तो और भी बहुत सारी है, तो जैसे जैसे आगे आती जाएंगी हम उनके बारे में करते जाएंगे। क्लियर। और इन दोनों का बैलेंस हमेशा ही इक्वल होता है। ये आपने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और अगर आगे चलते हैं हम लोग, इसके अलावा मैंने कुछ आपको एक्सपेंस और इनकम भी बताई थी, रिपीट करता हूँ एक बार। आप अपनी दुकान का रेंट पे करते हो, ये इनमें इन्वॉल्व नहीं है, इन सबसे अलग है। रेंट पे करते हो या रेंट रिसीव करते हो, डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है डिस्काउंट देना, या डिस्काउंट रिसीव करते हो, कमीशन अलाउड यानी कि कमीशन देना, या कमीशन रिसीव करते हो, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव करते हो,
ये सभी के सभी मैंने एक तरफ सारे के सारे एक्सपेंसेस को दिखा रहा हूँ और एक तरफ सारी की सारी इनकम को दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आप गुड्स को परचेज करना भी एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, और गुड्स को सेल करना एक प्रकार की इनकम होती है। आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। आपकी किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। देखिए, ये एक्सपेंस और इनकम वो हैं जो रूटीन के हमारे खर्चे होते हैं, लगातार हमारे को पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप वेजेस देते हो, सैलरी देते हो, ये भी हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, मतलब जो खर्चे हमें एक साल में कई बार करने पड़ते हैं और रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग नेचर यानी कि बार बार होने वाले एक्सपेंसेस और बार बार होने वाली हमारी क्या है, इनकम है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आगे इस चैप्टर में आपको समस्या नहीं आएगी। ये हम पीछे वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, इन सब के बारे में एक बार रीड कर चुके हैं और एक बार दोबारा से आपको क्या है, अपडेट कर रहे हैं। फिर से बोलता हूँ, देखिए एक्सपेंसेस जो हमने खर्चे करने हैं, मतलब मैं रूटीन में अपना बिजनेस चला रहा हूँ तो मुझे अपने शॉप का रेंट पे करना पड़ता है। अगर कोई सामान परचेज करके लाता हूँ तो डिस्काउंट देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, इंटरेस्ट को मुझे पे करना पड़ता है। गुड्स को मैं परचेज करके आता हूँ, इंश्योरेंस मैं करवाता हूँ, डेप्रिसिएशन देते हैं, वेजेस और सैलरी को हम लोग पे करते हैं। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। डेप्रिसिएशन लगता है हमारी फिक्स एसेट के ऊपर, जैसे आपकी कार है या गाड़ी है या बाइक है या स्कूटर है, उसकी वैल्यू सदा एक जैसी नहीं रहती है। अगर आपने उसे परचेज किया है तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यूज़ करने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या आउट ऑफ फैशन हो जाने की वजह से। तो उसकी वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। आप लोग हर साल लगता है डेप्रिसिएशन, जो साल में एक बार कम से कम हमारे को पे करना पड़े, वो रेकरिंग नेचर बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें बार बार पे करना पड़ता है, वेजेस को बार बार देना पड़ता है, सैलरी को हर महीने पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे हमें हर महीने के पे करना पड़ता है, कमीशन अगर कोई हमारा एजेंट है उसने सामान को सेल किया है तो ये हमारा रेकरिंग नेचर का खर्चा है, ये हमारे एक प्रकार के एक्सपेंस है। गुड्स जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसको परचेज करके आते हो आप, वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। और अगर सेल करके आते हो तो आपकी इनकम है। डिस्काउंट अगर आपको मिलता है, रेंट अगर आपको मिलता है, कमीशन अगर मिलता है तो ये सारी आपकी क्या क्या है, इनकम है। अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी गुड्स को बेचने पर, वो भी आपका क्या है, इनकम है। और अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो वो आपके लिए एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस और इनकम, इन दोनों का जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके किसके ऊपर पड़ता है, कैपिटल के ऊपर। इनकम आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है और एक्सपेंसेस आपके कैपिटल को क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। ये मैं आपको पीछे वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। तो जो इन चीज़ों को समझने के बाद इसे एक बार अपनी नोटबुक में हाथ से लिख लो, जिससे कि आपको याद भी हो जाए और एक दो बार आप इसको पढ़ के भी देखो। अब आगे चलते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टी अकाउंट तैयार करना। कौन सा अकाउंट तैयार करना, टी शेप अकाउंट तैयार करना आज का हमारा टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी एसेट और लायबिलिटी कौन सी है, हमारे को उसे पहचानना है। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। यानी कि आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटी, आपकी जो इनकम और एक्सपेंस और एक आपकी कैपिटल, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमने उसकी एक नेचर बना रखी है। सबसे पहला काम होता है आपको ट्रांजैक्शन की नेचर के बारे में आइडेंटिफाई करना। यानी कि सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन आपके पास गिवन है आप उसकी नेचर के बारे में जानेंगे कि इसकी नेचर क्या है। और नेचर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक एक करके दोबारा लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इस ट्रांजैक्शन में एसेट कौन सी है, फिर आपको यूँ पहचानना है कि इसमें लायबिलिटी कौन सी है, और फिर ये देखना है कि कैपिटल कौन सी है,
इनकम है या एक्सपेंस है। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन है जो उसमें एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है, इनमें से कुछ चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात करता हूं गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 2000, तो आपने क्या लिखा, देखिए कैश, आपने गुड्स को परचेज किया कैश में, कैश की नेचर को हमें सबसे पहला काम है इसमें नेचर को फाइंड आउट करना। नेचर कैश आपकी एक तरह की क्या होती है, एसेट होती है। और दूसरा आपने गुड्स परचेज किया तो परचेज एक प्रकार का आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो आपने नेचर को फाइंड आउट कर लिया कि एक तो हमारा एक्सपेंस है और दूसरा क्या है, एसेट है। ठीक है, गुड्स परचेज, गुड्स को जब भी हम खरीदते हैं तो उसके आगे गुड्स परचेज लिखा जाता है। एक और ट्रांजैक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए रेंट पेड 1000 रुपीज। मैंने आपको बताया था रेंट एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। रेंट पे है तो एक्सपेंस है, और अगर रिसीव्ड होता तो इनकम होता। रेंट पे किया तो इसकी एक नेचर तो एक्सपेंस आ गया, और पे हमेशा कैश में किया जाता है, तो दूसरा आपका कौन सा इम्पैक्ट हो गया, कैश इम्पैक्ट हो गया। क्लियर। और आगे चलते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड 200 रुपीज, तो फिर से रेंट अब की बार रिसीव है, रेंट है, रेंट तो हमारे लिए एक प्रकार की क्या हो गई, इनकम हो गई। और रिसीव हमेशा किस में होता है, कैश में होता है। तो नेचर दो आ गई, एक इनकम और दूसरी कैश, यानी कि हमारी क्या होगी, एसेट हो गई। कैश आपको पता है क्या होता है, आपकी एसेट होती है। ठीक है, और हमारी हर ट्रांजेक्शन पे इन 5 के अलावा कोई और इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब हमारे इन 5 नेचर्स में से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया फॉर 10,000 इन कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया। देखिए अब आपकी नेचर परचेज नहीं है नेचर, क्योंकि फर्नीचर है और आपका काम गारमेंट्स का है, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो परचेज यहाँ कोई मतलब नहीं है। फर्नीचर आपकी एक प्रकार की एसेट है, और दूसरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे कैश के ऊपर। कैश भी हमारी एक तरह की क्या होती है, एसेट होती है। क्लियर। तो नेचर हमारी क्या हो गई, एसेट है ये। एक ट्रांजेक्शन और करके देखते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम दीपक 1000। अब देखिए फिर से फर्नीचर परचेज है, परचेज का कोई मतलब नहीं है। जब भी किसी एसेट को परचेज करते हैं हम लोग, तो फर्नीचर हमारी क्या हो गई, एक एसेट। परचेज से कोई मतलब नहीं। फ्रॉम दीपक से परचेज किया है तो दीपक को हमें पे करने हैं, तो दीपक हमारी क्या होगी, लायबिलिटी हो गई। तो नेचर आप देख सकते हैं, एक एसेट है और एक क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर। और आगे चलते हैं। कहता है गुड्स सोल्ड टू राम 10,000। गुड्स सोल्ड, ध्यान रखना जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसको जब भी आप बेचते हो तो वो आपके लिए एक प्रकार की क्या होती है, इनकम होती है। टू राम, राम को बेचा है, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि राम को सेल किया है, राम से पैसे लेने हैं। राम हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। ओके, तो राम से जब पैसे लेने हैं तो डेटर हमारी एक तरह की क्या होती है, एसेट होती है। और आगे चलते हैं। कहता है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश 700 रुपीज। अब ध्यान रखना, गुड्स सोल्ड करा है, फिर से हमारी एक तरह की इनकम है, लेकिन अब राम का मतलब नहीं है, क्योंकि राम के साथ में क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है। तो जब नाम भी गिवन हो और कैश भी गिवन है तो हम नाम की तरफ कंसीडर नहीं करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने कैश में सेल किया है। तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन हमारी है उसका इम्पैक्ट क्या है,
कैश के ऊपर पड़ा है, और कैश आपको मालूम है कि आपकी एक प्रकार की क्या है, एसेट है। तो नेचर में एक इनकम आ गया और दूसरा क्या आ गया, एसेट आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारे को क्या आइडेंटिफाई करना होता है, हमारे ट्रांजैक्शन की नेचर को आइडेंटिफाई करना होता है। और आपकी ट्रांजैक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसको लिख लो चाहे। सबसे पहले एसेट को आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में एसेट कोई है या नहीं है। उसी प्रकार क्या लायबिलिटी तो नहीं है, फिर कोई कैपिटल तो नहीं है, इनकम और एक्सपेंस तो नहीं है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे को ट्रांजैक्शन को करना होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक और बात बता दूं, ध्यान रखना, जब भी कोई भी एसेट या कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो वो होता है हमेशा डेबिट। क्या होता है, डेबिट। और अगर कोई भी एसेट या कोई भी एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो वो होता है हमेशा क्रेडिट। ठीक है, एसेट हो या एक्सपेंस हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट। देखिए बड़ा आसान तरीका है। मैंने बताया कि सबसे पहला आपको अपने ट्रांजैक्शंस में से ये आइडेंटिफाई करना है कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस क्या है। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो सेकंड काम होता है वो ये देखना होता है कि वो चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वो इंक्रीज होगी तो हम उसको करेंगे डेबिट, अगर वो एसेट और एक्सपेंस में से है। और अगर एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। अभी आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी समझाएंगे। और इसके अलावा फिर इसका नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, अगर कोई भी कैपिटल, लायबिलिटी या आपकी इनकम अगर इंक्रीज होती है, मैं लिख भी देता हूं और ऊपर तीर का निशान ऊपर लगाया हुआ है, इंक्रीज होती है तो हमेशा होती है क्रेडिट। लेकिन अगर यही कोई भी कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको लिखते हैं डेबिट। ठीक है, यही आपके अकाउंट्स का रूल है, हमारे को इसी को ही समझना होता है। और ये रूल हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 क्लियर कर देता है। अगर हमारे को ये 3 चैप्टर आ जाते हैं तो कोई समस्या आगे नहीं रहती है, हम अकाउंट्स को बड़े आसानी से आगे सीख सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है, जो मैंने आपको बताने जा रहा हूं, पहले आपको बताया कि डेबिट, डेबिट को हम लोग डिनोट करते हैं डी आर से, डी कैपिटल, आर स्मॉल और साथ में डॉट लगा देते हैं। और क्रेडिट में हम लोग दिखाते हैं सी आर, साथ में लगा देते हैं डॉट। इसको हम डिनोट करते हैं क्रेडिट साइड से। अब आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होती है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट होती है। हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग टी अकाउंट। क्या नाम देते हैं, टी अकाउंट। टी के जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड वाला हमेशा क्रेडिट होता है। ओके। और लेफ्ट साइड को हम हमेशा जो भी वर्ड होगा उसको 2 से स्टार्ट करते हैं, उसके आगे 2 लगाया जाता है। और राइट साइड में आपके हमेशा बाय से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अभी आपको बना करके दिखाते हैं टी अकाउंट का परफॉर्मा। मान लीजिए मैं कैश का परफॉर्मा बना रहा हूं, कैश का अकाउंट तैयार कर रहा हूं। कैश का अकाउंट अगर तैयार कर रहा हूं तो इसका टी अकाउंट में कैसे तैयार करूंगा। कैश अकाउंट बनाया, कैश का लेफ्ट साइड जो कि कैश का लेफ्ट है वो ये हमारा क्या बनेगा, डेबिट। और कैश का जो राइट बनेगा वो क्या बनेगा, क्रेडिट। लेकिन उससे पहले परफॉर्मा देखिए आप लोग, ये बनेगा कैश का हमारा टी अकाउंट। टी अकाउंट आगे बनाते हैं, लेकिन एक बार इसमें एक बात बता दूं आपको पहले मैं, इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड बोला जाएगा। जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं। यहाँ हम लोग दिखाते हैं रुपीज और इसको अमाउंट में शो किया जाता है रुपीज। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है।
जिसको राइट हैंड साइड में बिल्कुल इस अमाउंट के ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड। क्लियर। और डेबिट साइड को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में। इसके यहाँ जो भी कॉलम लिखा जाएगा उसमें स्टार्ट किया जाएगा 2 से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और क्रेडिट साइड आपको क्या लिखा जाएगा, बाय से। आपको हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें आपकी नेचर क्या है, और फिर उस नेचर को फाइंड आउट करने के बाद ये देखना होता है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए हमारे पास ये कॉलम गिवन है, पहली एंट्री गिवन है ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 2000। आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक एक्सपेंस है और कैश हमारा क्या है, एक तरह का एसेट है। ठीक है। अब आपको ये पहचानना है, मैं कैश का अकाउंट तैयार कर रहा हूं तो मुझे परचेज की तरफ नहीं देखना है, मैं कैश की तरफ ही देखूंगा। जब मैं कैश की तरफ देखूंगा तो मैंने यहाँ ये पाया कि कैश, मेरे पास गुड्स आई है और कैश चला गया है। कैश आपकी एक एसेट है। आपने नेचर फाइंड आउट कर लीजिए। कैश हमारी एक प्रकार की क्या है, एसेट है। और एसेट जब भी इंक्रीज होती है डेबिट होती है, और जब भी डिक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट लिखी जाती है। ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने परचेज किया था तो आपका कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर कैश डिक्रीज होता है यानी कि एसेट अगर डिक्रीज होती है तो वो क्या लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में। तो ये मेरा कैश का अकाउंट है और मैंने क्या परचेज किया था, गुड्स को, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय परचेज। और मेरा कैश डिक्रीज हो गया कितने अमाउंट से, 2000 से हो गया। ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम आपको नेचर को पहचानना है। आप कैश का अकाउंट तैयार कर रहे हैं और एसेट है कैश आपकी एक, और एसेट जब भी डिक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट होती है। क्लियर। आगे चलता हूं। रेंट पेड, रेंट आपका एक तरह का एक्सपेंस है, और ध्यान रखना कोई भी एक्सपेंस होता है हमेशा उसका नाम यूज किया जाएगा, एक्सपेंस नहीं लिखा जाएगा, उसको नेम से ही याद रखा जाता है। रेंट पेड कितना, 1000। रेंट अगर पे किया 1, तो कैश आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेंट पे आपने किराया दिया तो आपका कैश डिक्रीज हो गया। कैश आपको पता है आपकी एक प्रकार की एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय रेंट। कितने का अमाउंट रेंट पे किया आपने, 1000 का, वो आप यहां लिख देंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट को अब की बार रिसीव किया है। रेंट आपकी इनकम है। इनकम हमेशा मैंने आपको बताया क्या होती है, उसके नाम से आती है, इनकम या एक्सपेंस। रिसीव्ड यानी कि कैश आया है। कैश हमारी क्या है, एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होती है हमेशा डेबिट होती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू रेंट, कितना रुपए आ गए, 200 रुपीज आ गए। नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर एक एसेट है लेकिन हम तो केवल कैश का अकाउंट तैयार कर रहे हैं। कैश में परचेज किया, कैश हमारा चला गया और फर्नीचर आ गया। ठीक है। तो कैश डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। उसके आगे वर्ड क्या लिखूंगा, बाय। और आपने क्या परचेज करा है, फर्नीचर। कितने का परचेज किया, 10,000 रुपीज का। फिर कहता है फर्नीचर परचेज फ्रॉम दीपक। दीपक से लिया है तो इसका मतलब कैश में नहीं है, उधार में ही है, क्रेडिट में ही है हमारा, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुड्स सोल्ड टू राम, यहाँ एक तो इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ा, सेल्स इंक्रीज हुई है, और राम के ऊपर, डेटर के ऊपर यहाँ कैश नहीं है, तो दोनों को मैं इग्नोर कर दूंगा। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री लिखी हुई है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। कैश में आपने राम को सामान बेचा है, तो कैश आपकी एक प्रकार की एसेट है, और वो जब आप सामान बेचोगे तो कैश आया है, तो कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, टू सेल लिखूंगा, कितने का, 700 का। देखिए गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश है तो राम नहीं लिखा जाएगा बल्कि सेल वर्ड लिखा जाएगा। ओके। तो टू सेल 700 रुपीज आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टी अकाउंट तैयार करते हैं, और टी अकाउंट को तैयार करने के बाद हमें करना होता है इनका बैलेंस। ठीक है। तो बैलेंस करने से पहले मैं एक बात और लिख देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक एंट्री और लिख दी, और इस एंट्री में ये लिखा हुआ है गुड्स, नीचे लिख देते हैं,
गुड्स सोल्ड फॉर 15,000 टू राहुल फॉर कैश। आपने 15,000 का राहुल को गुड्स कैश में सेल किया है। तो देखिए, एक तो सेल आपकी नेचर क्या करेंगे, सेल पहचान रहे हैं, ये आपकी एक इनकम हो गई। और फिर राहुल से कोई मतलब नहीं क्योंकि कैश में है, तो कैश आपकी एक तरह की क्या हो गई, एसेट हो गई है। एसेट इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू सेल। कितने की सेल करी आपने, 15,000 की, ठीक है। इसके बाद हमारे को करना होता है इनका बैलेंस। बैलेंस आप कैसे करेंगे, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो पहले इसका टोटल करता हूं, कितना बन गया टोटल करने पर 15,900, और इसका टोटल बन गया 13,000, ठीक है। मैंने इसको दोनों का टोटल कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, पहले ये चेक करना है दोनों में से ज्यादा कौन सा है। जो दोनों में से ज्यादा है उसको, जो कम है उसके नीचे लिख दिया जाएगा एक लाइन छोड़ करके। यहां मैंने लिख दिया, ये बैलेंस क्या है, 15,900 है, इसको भी इक्वली बैलेंस कर ले नीचे तक, और यहां लिख दिया 15,900। दोनों का जब डिफरेंस लिया तो ये पता लगा जितना बैलेंस कम है उसको मैं यहाँ पे कर लूंगा। कितना बैलेंस कम है, 2,900, क्लियर है। तो इसे हम बैलेंस करना भी बोलते हैं, ओके। इन दोनों से करके निकाल लिया जाएगा। इसको बैलेंसिंग भी ऐसे ही किया जाता है, आगे बताएंगे। इसका तरीका एक और भी है। तो अब आपको मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन कराने पर सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको नेचर को पहचानना होगा कि इसकी नेचर क्या है। देखिए, आप अपनी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 14, आपको वही काम करना है जो मैंने बताया। सबसे पहले आपको नेचर को पहचानना है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर नेचर है कौन कौन सी। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या कह रहा है ये आपसे, कहता है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। आपको बताना है कि इंक्रीज होने पर किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और आपको नेचर भी बतानी है। मतलब इंक्रीज होने पर वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। इस चीज को पहचानने से पहले आपको सबसे पहले नेचर को जानना होता है। नेचर के बाद ही हम लोग तय कर पाते हैं कि ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। देखिए, कैश की नेचर आपको पता है क्या होती है, एक तरह की एसेट होती है, ठीक है। नंबर 1 है, कैश की नेचर आपको मालूम है कि एक एसेट होती है। पहले हम इसी को पहचानते हैं। फिर मशीनरी भी आपको पता है एक तरह की एसेट है। डेटर भी आपको मालूम है एक प्रकार की एसेट है। क्रेडिटर, ये आपको मालूम है एक तरह की लायबिलिटी है। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर का नाम होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसे कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, या ओनर की इक्विटी भी बोला जाता है। ये भी हमारा एक तरह का कैपिटल अकाउंट है। रेंट रिसीव किया, रेंट आपको मालूम है या तो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। रिसीव है, ठीक है, तो इनकम होगी एक तरह की। सैलरी को पे किया, सैलरी भी आपको पता है एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट अगर पे होता तो एक्सपेंस होता, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। ये हमने सबसे पहले नेचर को पहचान लिया, ठीक है। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा गया है कि आपको ये पहचानना है कि इंक्रीज होने पर, यानी कि इनमें इंक्रीज होने पर आप क्या करेंगे। आपको ये मालूम है कि एसेट जब भी इंक्रीज होती है हमेशा डेबिट होती है। तो इसने कहा कि एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट।